गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 10+2 का 5th चैप्टर कृषि संबंध आईने अकबरी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ये ज़रूरी एक टॉपिक है भारतीय इतिहास का, क्योंकि भू राजस्व से संबंधित और कृषि से संबंधित जो बदलाव मुगल साम्राज्य में हुए वो आधुनिक भारत में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हालांकि 6th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम मुगल साम्राज्य की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उससे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक शासन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उन्हें बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में पराजित किया था, जिसके बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और भारत में उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। आज हम जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के, उसमें कृषि, जिसमें खुदा काश्त, पाही काश्त और जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं फिर से आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मुगल सम्राटों की अगर हम बात करें तो अलग अलग मुगल सम्राटों ने अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आज हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों की, तो थोड़ा सा, हालांकि आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी बाबर, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसने 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर अधिकार किया। वो भारत का शासक रहा। 1530 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे चौसा और कन्नौज की युद्धों में पराजित किया, जिसके बाद वो 15 वर्ष तक भारत से बाहर रहा और फिर वो वापस आया। 1555 में उसने पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और महान शासक, जो न केवल भारत का बल्कि विश्व के महान शासकों में से भी एक माना जाता है, अकबर ने शासन किया। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में बहुत सारे कार्य उसके द्वारा किए गए और बहुत सारे युद्ध उसने लड़े, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां, जो प्रसिद्ध है उसके वास्तुकला और भवन निर्माण कला के जो कार्य उसके शासनकाल में हुए, उसके लिए उसके शासनकाल में मुगलों ने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला जैसे विश्व प्रसिद्ध भवनों का निर्माण करवाया। उसके बाद औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। इन सभी मुगल सम्राटों ने भू राजस्व संबंधी बहुत सारे सुधार करने की कोशिश की, बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन इन सब में अकबर का जो योगदान है कृषि संबंधी सुधारों में और भू राजस्व प्रणाली में, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि व्यवस्था की। मुगल शासकों ने किस प्रकार से कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए। जहाँ तक बात 16वीं और 17वीं शताब्दी की है, तो टोटल जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसमें से 85% जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। आज की डेट में
गांव में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। 60 से 70 के बीच में परसेंट के बीच में केवल गांव में लोग रहते हैं। बाकी बहुत सारे शहर जो निर्माण उनका हो चुका है, लेकिन फिर भी उस समय भी बहुत सारे शहर थे भारत में, लेकिन 85 पॉपुलेशन जो है गांव में रहती थी और उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। तो मुगल शासकों की जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स रही है सभी मुगल शासकों की, वो ये रही है कि उन्होंने नई भूमि को, नई भूमि मीन्स वो भूमि जिस पर कभी भी कृषि नहीं होती थी उसको भूमि के खेती के अंतर्गत लाने के प्रयत्न किए, कृषि को प्रोत्साहन दिया। जिस और उस समय की जो मुख्य फसलें रही है चावल, गन्ना, गेहूं, जौ, बाजरा, कपास। इसके अलावा भारत में तंबाकू, तंबाकू वैसे सबसे पहले, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ मुगल काल में। तो 1604 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में माना जाता है कि तंबाकू का उत्पादन भारत में होने लगा। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां और फलों का उत्पादन भी किया जाने लगा। मुगल जो एरिया था उसका टोटल का 40% जो एरिया था वो जंगल था, जहाँ से भी बहुत सारे जो है वो मिनरल्स प्राप्त होते थे, पदार्थ, और बहुत सारे पदार्थ जो है प्राप्त होते थे। तो मुगल कालीन जहाँ तक गांव की बात है, 3 समुदाय थे मुख्यतर। खेतीहर किसान, वो किसान जो खेती करते थे, पंचायत और गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को उस समय मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, बात करते हैं किसान की। उस समय वैसे तो 3 प्रकार के किसान थे, लेकिन आज हम 2 प्रकार के किसानों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था खुदा कास्त। वे किसान जो अपने परिवार की सहायता से अपनी भूमि पर खेती करते थे, मतलब कि एक गांव में रहते थे, वहीं उनकी एक भूमि होती थी और परिवार की सहायता से उसके ऊपर वो खेती करते थे। उनके खेत है वो निवास स्थान उसी गांव में रहते, जिसमें कि वो रहते थे, उसी में जो है वो खेती भी करते थे। उनके खेत पैतृक थे, उन्हें वो बदल सकते थे, गिरवी रख सकते थे, बेच भी सकते थे। उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। उन्हें अपनी भूमि पर भू राजस्व की कम दर देना पड़ती। ऐसा नहीं था कि खुदा कास्त किसानों पर जो है वो कर नहीं लगता था, भू राजस्व देना पड़ता था, लेकिन कम देना पड़ता था। जब तक निर्धारित भू राजस्व सरकार को देते रहते थे तब तक वो भूमि उनकी पास रहती थी, सरकार कोई भी उसमें इंटरफेयर करती भी नहीं थी। तो खुदा कास्त एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आता है, अपने नोट्स इसको बना लेना कि खुदा कास्त से क्या अभिप्राय है। तो वो किसान जो परिवार की सहायता में अपने गांव में रहकर जो है अपनी ज़मीन के ऊपर खेती करते थे, और उनके निवास स्थान भी उसी गांव में होते थे। और ये खेत जो थे उनके क्या थे, पैतृक थे, जिन्हें वो बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, और सरकार तब तक इंटरफेयर नहीं करती थी जब तक कि वो सरकार को भू राजस्व देते रहते थे। इसके अलावा जो भू राजस्व की दरें होती थी वो कम होती थी। नेक्स्ट आता है पाही कास्त। पाही कास्त ये वो किसान थे जिनके खेत और निवास स्थान किसी दूसरे गांव में होते थे, मतलब कि अपने गांव में तो कई बार ऐसे किसानों की अपने गांव में भी भूमि होती थी, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे गांव में भी जाकर खेती करते थे। ये इसलिए था क्योंकि मुगल शासकों ने खेती को ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे कि मान लो ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती नहीं की जाती थी, वैसी खेती को ज़्यादा डेवलप करने के लिए इस प्रकार के किसानों को जो थी वो खेती दी हुई थी। और जैसा कि इसमें हमने बात की कि अकबर ने इस वर्ग को ज़्यादा प्रोत्साहित, और उसी के शासनकाल में वर्ग अस्तित्व में आया भी थे, क्योंकि अकबर नई भूमि को खेती के अधीन लाना चाहता था, और कुछ किसानों ने अपनी इच्छा से पाही कास्त वो बन जाते थे। ऐसा तब होता था जब उन्हें किसी दूसरे गांव में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती थी। ठीक है, अधिकांश काश्तकारों के पास अपने हल, बैल, बीज होते थे। जिनके पास नहीं होते सरकार उनको देती थी, कम कर्ज पर ऋण देती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मान लो अगर ऐसी जो खेती होती थी उसमें अगर प्रोडक्शन नहीं हो, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो सरकार भू राजस्व माफ कर देती थी। तो पही कास्त वो किसान जो अपने गांव से बाहर खेती करते थे, उनके निवास स्थान भी बाहर होते थे और गांव से बाहर रहकर वो खेती करते थे, उनको पाही कास्त। और खुदा कास्त वे किसान थे जो गांव में अपने परिवार की सहायता से गांव में रहकर जो है खेती करते थे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। खुदा कास्त और पाही कास्त बहुत जरूरी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नोट्स हैं, आप लोगों ने ये लिखने हैं ऐसे ही, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में
पूछा जाता है। खुदा काश्त वो किसान जो अपने गांव में रहकर अपने परिवार की सहायता से खेती करते थे, और पही काश्त वो किसान जो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में खेती करते थे, उनके निवास स्थान भी वहीं होते थे। किसानों की स्थिति की अगर हम बात करें तो मुगल काल में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसका ये कारण था, जो सबसे बड़ा कारण ये था कि मुगल शासक ये अच्छी तरह जानते थे कि भू राजस्व ही एक ऐसा साधन है जो कि राज्य की आय को बढ़ा सकता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी और भूमि को खेती के अधीन लाने का प्रयत्न किया, और सस्ते दरों पर उन्होंने कर्ज भी दिए, जिसे तकावी कर्ज कहा जाता था, जिससे कि किसान कृषि यंत्र और बीज इत्यादि खरीद सकते थे। तकावी, ठीक है, क्वेश्चन नहीं कई भी यार एग्जामिनेशन में पूछा तकावी से क्या अभिप्राय है। तो तकावी मुगल काल का एक कर्ज था जो किसानों को कृषि यंत्र और बीज इत्यादि खरीदने के लिए दिया जाता था। और यदि प्राकृतिक आपदा कहीं आ जाए, मान लो कि कोई किसान है, उसको दिया ऋण, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह, ये भूकंप तो नहीं लेकिन सूखा अगर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में ये नहीं है कि सरकार जो है टॉर्चर करेगी, जैसे आजकल के बैंक करते हैं कि अगर आप लोग जो है वो आपकी कंडीशन खराब हो भी जाए तो तब भी आपसे जो है वो ऋण लेंगे। लेकिन उस समय मुगल शासक इस प्रकार का ऋण माफ भी कर देते थे अगर भू राजस्व जो है वो माफ कर देते थे, अगर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती थी। पंचायत की बात करें तो मैंने पहले भी बोला कि मुकद्दम मुखिया होता था पंचायतों का, और उसकी नियुक्ति गांव गांव के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा की जाती, लेकिन जमींदार की स्वीकृति बहुत ज़रूरी होती थी। इसके अलावा जो मुकद्दम था वो भू राजस्व इकट्ठा करने में या फिर गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता था। महिलाओं की बात है, महिलाओं ने भी मुगल काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया कृषि के लिए। बुआई करना, कटाई करना, निराई करना, ये उनका मुख्य काम रहता था, और पकी हुई फसलों से दाने निकालना भी उनका मुख्य कार्य था। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय और स्थानीय प्रबंध किस प्रकार था राजस्व का। तो मुगल काल में राजस्व को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में राजस्व को बांटा गया था, एक केंद्रीय और दूसरा स्थानीय। स्थानीय जो राजस्व होता था, राजस्व मतलब कर, टैक्स, ठीक है, तो बिना केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही ये स्थानीय राजस्व लोगों से लिया जाता था। मतलब कि बहुत सारी लोकल बॉडीज थी जो कई बार जो है वो छोटे छोटे टैक्स ले लेती थी लोगों से, और इसका वो अपने हिसाब से उसको खर्च भी कर लेते थे। ठीक है, जहाँ तक बात है सबसे महत्वपूर्ण कर, वो केंद्रीय कर थे, केंद्रीय सरकार के द्वारा, मतलब कि केंद्रीय राजस्व के द्वारा बहुत सारे कर लिए जाते, जिसमें चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकार, चुंगी और टकसाल के उत्तराधिकार वो कि कई बार जो है वो की किसी एक जमींदार की या किसी साहूकार की मृत्यु हो जाती थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको राज्य अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, अपने जो है वो उनका जो कोष था उसमें सम्मिलित कर देते थे। लूट और हर्जाना, उपहार, एकाधिकार, इस प्रकार के बहुत सारे कर थे जो मुगल शासक लगाते। लेकिन भू राजस्व, भूमि के ऊपर कर, उस काल का, मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध साधन था, स्रोत था इनकम का। ठीक है, और जहाँ तक भू राजस्व की थी तो उसको खराज कहा जाता था। खराज, ये कई बार क्वेश्चन आता है खराज से क्या भी हो रहा है। खराज, मुगल काल में भू राजस्व को खराज कहा जाता। भूमि के ऊपर लगने लगाए जाने वाले कर को भू राजस्व कहा जाता, और उससे खराज नाम से भी जाना जाता था। भू राजस्व था खराज भूमि पर लागू नहीं होता, बल्कि भूमि से प्राप्त उपज पर लगाया हुआ कर होता था। ऐसा नहीं कि किसी के पास 100 बीघा जमीन है लेकिन बीजते सिर्फ 10 बीघा पे है तो 100 बीघा के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ऐसा नहीं था। जितनी भूमि होती थी जिसपे की प्रोडक्शन होती थी, उस प्रोडक्शन के ऊपर जो था वो टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमि के बंटवारे की। तो मुगल काल में भूमि को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया था। मुख्य वैसे 2 विभाजन किए गए थे, लेकिन तीसरा भी हम बात करेंगे ज़रूर। पहला था खालसा भूमि। ये खालसा भूमि मतलब कि ये वो भूमि थी जो केंद्र सरकार के अधीन थी। शाही कोषागार में इसका पूरा जो आय जाती थी शाही कोषागार में जाती थी। केंद्र मतलब सीधा
मुगल सम्राटों के पास। डायरेक्ट इनकम, किसानों से डायरेक्ट इनकम जो है वो शाही खजाने में जाती थी, जो भी भू राजस्व से इकट्ठा किया जाता था। इसमें से राजा का व्यक्तिगत खर्च किसके लिए यूज किया जाता था? खालसा भूमि से प्राप्त भू राजस्व राजा की व्यक्तिगत खर्च के लिए, राजसी परिवार, राजा के अंगरक्षक और निजी सैनिक युद्ध की तैयारी आदि का खर्चा यहाँ से किया जाता था। पूरे साम्राज्य की जितनी भूमि थी, भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी, उसका 20% खालसा भूमि के अंतर्गत जो है वो आता था। बाकी की जो जमीन थी वो जागीरदार या जमींदारों को दी जाती थी, जिसे जागीर भूमि कहा जाता, जो सेकंड था। इसमें राज्य के प्रमुख सेवकों को उनकी तनख्वाह के बदले ये दी जाती थी, जागीरें दी जाती थी। ये जागीरें अलग है, तो ये जागीरें आपने ऐसे नहीं लेना है, इसको जागीरें करके ही जो है वो लेना है, जागीरें। ठीक है, ये नहीं कि आपने ये जा और गिरे अलग अलग से हो जाए। तो जागीरें मतलब ये यहाँ पे जागीरें, जागीर होती थी वो भूमि जो राजा के द्वारा अपने प्रमुख सेवकों को दी जाती थी, जागीर। ठीक है, जागीर देना पूरी तरह बादशाह के हाथ में था, वो किसी भी समय उनको बदल सकता था। जो जागीर होती थी वो राजा ही देता था, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, किससे वापस लेनी है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द किंग। उसकी जो मेंटलिटी थी, उसका जो इंटरेस्ट था, उसके ऊपर ही डिपेंड करता था। और उसके बदले जो जागीर जिसको भी दी जाती थी, उस वो जागीरदार उस भूमि में किसानों की दासों की सहायता से, दास तो नहीं थे लेकिन किसानों की सहायता से खेती करता था। बाकी भू राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो राजा को देता था, बाकी जो बच जाता था उसको वो रख लेता था। तीसरी प्रकार की भूमि ये भी प्रचलित थी मुगल काल में, मददे मास या सुयुरगल। मददे मास ये ऐसी भूमि थी जो धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। धार्मिक व्यक्ति मतलब धर्मार्थ के कार्य करने वाले व्यक्तियों को, उनकी रोजी रोटी कमाने का भी ये तरीका था, और इसका प्रयोग धर्म के कार्य के लिए किया जाता था। ठीक है, धर्म के कार्य के लिए किया जाता था। ये बहुत ही ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है कि मददे माँ से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह जमींदार। जमींदार के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जमींदारों ने मुगल काल में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमींदार से अभिप्राय ऐसे वर्ग से जिनके पास जमीन होती थी, और जमीन शासकों के द्वारा, मुगल सम्राटों के द्वारा जमींदारों को दी जाती थी। इससे जो आमदनी वो प्राप्त करते थे, जो भी आमदनी प्राप्त होती थी, लेकिन उनकी सीधी जो है वो हिस्सेदारी नहीं होती थी उसमें। मुगल काल में जमींदारी प्रथा अपने शिखर पर थी। मुगलों ने जमींदारों को विशेषाधिकार उनको दिए गए थे। ठीक है, और हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था गांव की शांति और सुरक्षा, और एक ऐसा सेटअप तैयार करना जिससे कि जो ग्रामीण व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जा सके। तो जमींदार वो व्यक्ति जिसको राजा के द्वारा एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है दिया जाता था, और उस टुकड़े पर या भूमि के उस हिस्से पर, टुकड़ा ये मतलब कि छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार जो है वो अगर राजा के बड़े क्लोज होते थे, इंटेलिजेंट होते थे, उनको बहुत बड़ा एरिया जो है वो जागीर के रूप में दिया जाता था। और वो जागीर में वो जो जागीरदार होता था, जमींदार सॉरी, वो किसानों की सहायता से खेती करता था, और उसका कुछ हिस्सा राजा को दे देता था। बाकी युद्धों के समय राजा के लिए वो सेना भी देता था। एक इट्स मतलब कई बार इसको कंपेयर करते हैं सामंतों के साथ यूरोप के, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि ये सारा का सारा राजा के ऊपर डिपेंड करता था। राजा अपनी मर्जी से देता, कभी भी वापस ले सकता था। जमींदार भी दो प्रकार के होते थे। प्राथमिक जमींदार वे जमींदार जिनके पास विस्तृत व्यक्तिगत जमीन होती थी, जिसे मलकियत कहा जाता है। इसमें खुदाकास्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ किराए पर मजदूर लेकर खेती करते थे। ठीक है, गांव में रहकर, गांव के अंदर रहकर मलकियत भूमि होती थी, जिसपे वो गांव और परिवार या फिर किसानों की सहायता से कृषि करते थे। फिर मध्यस्थ जमींदार, ये भी बहुत ज़रूरी था। यह जमींदार मुगलकालीन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। इसमें चौधरी, देशमुख, देसाई, देश पांडे, मुकदम आदि लोग रहते थे, और इन्होंने कृषि के उत्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है जमींदार उम्दा। इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि जमींदारों की ये श्रेणी बहुत सुदृढ़, बहुत शक्तिशाली थी। इस श्रेणी में स्थानीय शासक सम्मिलित थे, उनको अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। मुगल
बादशाहों की ओर से उन्हें राजा राय आदि खिताबों से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, तो इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी जो कि राजा के द्वारा इनको दी जाती थी। लेकिन इन्होंने कई बार क्या किया था कि अपने आप को बहुत शक्तिशाली ये बना देते थे। इनकी सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो जितने भी ज़मींदारी व्यवस्था थी मुगल काल में, उसकी अगर बात करें तो 3,84,000 घुड़सवार उनके पास थे। जितने भी ज़मींदार थे सबका मिला के ये बोल रहे हैं। इसमें से 4,27,000 पैदल सेना थी और सैनिक पैदल सैनिक थे। बाकी 1863 इनके पास हाथी थे, 4272 तोहफे थी और 4500 नावें थी। सभी जमींदार जो भी पूरे मुगल साम्राज्य में जमींदार थे उनके पास। जमींदार ए उम्दा ये एक बहुत ही खतरनाक, एक सबसे प्रतिष्ठित जमींदारों की श्रेणी थी। वो ऐसे जमींदार थे, ऐसे थे जो तब तक केंद्र के पास भू राजस्व जमा नहीं करवाता है जब तक, ऐसे कई बार ये हो जाता है कि जब तक नहीं करवाते थे। एक्चुअली उनको, जो जमींदार थे उनको भू राजस्व का कुछ हिस्सा केंद्र के पास जमा करवाना पड़ता था। लेकिन ये ऐसे जमींदार थे, जमींदार ये उम्दा, क्योंकि ये शक्तिशाली हो जाते थे और ये तब तक नहीं करवाते थे भू राजस्व जब तक कि राजा लोग उनके विरुद्ध जो है वो बल का प्रयोग ना करते हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे मुगल शासक जो कि शक्तिशाली थे उनके शासनकाल में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बात चाहे अकबर की हो, जहांगीर की हो, शाहजहाँ की हो, औरंगजेब की, उनके शासनकाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जितने भी ज़मींदार थे वो अपनी मर्जी से फटाफट से जो एक उनको टाइम दिया जाता था उसके अनुसार अपना भू राजस्व जमा करवा देते थे इन्हें। लेकिन इस प्रकार के ज़मींदार जो बाद के मुगल शासकों के समय में इन्होंने बिल्कुल विरोध विरोध ये कर देते थे, फिर सैनिक सेना भेजी जाती थी, फिर ये जो है वो भू राजस्व इकट्ठा या देते थे राजा को। ऐसी जो जमींदार थे उनको जमींदार जोर तलब भी कहा जाता था। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में था, जमींदार से क्या हुआ, प्राथमिक जमींदार, मध्यस्थ जमींदार, कई बार जमींदार जोर तलब के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे पास है मुगलों के बारे में। मुगल शासनकाल में मुगल शासकों की अलग अलग राजधानियां रही है। सबसे पहले आगरा, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से सुने, 1526 से लेकर 1571 तक। उसके बाद फतेहपुर सिकरी 1571 से लेकर 1585 तक। लाहौर 1585 से लेकर 1598 तक। फिर उसके बाद फिर से जो अकबर था वो फिर से आगरा को उसने अपनी कैपिटल बना दिया। हालांकि अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारी राजधानियां बदली। 1556 में अकबर भारत का शासक बना। 1556 से 1571 तक तो आगरा रही, लेकिन फिर फतेहपुर सिकरी को बनाया गया 1571 से लेकर 1585। फिर उसके बाद लाहौर को उसने बना दिया 1585 से 1598। फिर लास्ट के दिनों में फिर आगरा आ गया वो 1598 से 1648 तक ये जो है वो रही। फिर शाहजहाँ ने फिर चेंज किया, शाहजहानाबाद दिल्ली में जो है वो ये राजधानी को स्थानांतरित किया 1648 से लेकर 1857 तक। फिर ये वही मुगल जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, 10 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया, तो उसी के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया और तब तक दिल्ली मुगल सम्राटों की कैपिटल रही। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों ने जितने भी ये मैंने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने किए, ये नोट्स हैं एक्चुअली में, आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। थैंक यू।